हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में वेक्टर चैप्टर कंप्लीट करेंगे कंसेप्ट और प्रैक्टिस के साथ। पहले कंसेप्ट कंप्लीट करेंगे, फिर इससे क्वेश्चन करेंगे। चलते हैं चैप्टर की ओर। देखते हैं अदिश एवं सदिश राशियाँ, स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज। भौतिक राशियाँ दो प्रकार की होती हैं, स्केलर अदिश राशियाँ, वेक्टर सदिश राशियाँ। अब अदिश और सदिश राशियों के बारे में जानते हैं। अदिश राशियाँ क्या हैं? स्केलर क्वांटिटीज वे राशियाँ जिनको पूर्ण रूप से व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण व मात्रक की आवश्यकता होती है, जबकि दिशा की आवश्यकता कोई नहीं होती है। किसकी आवश्यकता होती है? परिमाण और मात्रक की आवश्यकता होती है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती। इसमें अदिश राशियाँ कहलाती हैं। अब सदिश राशियाँ देखते हैं। सदिश राशियाँ जान लीजिए क्या होती हैं। वेक्टर क्वांटिटीज वे राशियाँ जिनमें भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए परिमाण मात्रक के साथ उसकी दिशा का भी वर्णन किया जाता है, सदिश राशियाँ कहलाती हैं। सदिश राशियों में परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है और अदिश राशियों में केवल परिमाण की आवश्यकता होती है। अदिश राशियों के गुण देख लेते हैं। अदिश राशियों में निम्नलिखित गुण होते हैं। क्रम विनिमय नियम। अदिश राशियाँ वेग एवं योग एवं गुणा के क्रम विनिमय का नियम का पालन करती हैं। अदिश राशियाँ कैसी हैं? जो योग और गुणा का क्रम विनिमय का नियम पालन करती हैं, अर्थात अदिशों के योग एवं गुणा समय अन्य क्रम बदलने पर परिणाम अपरिवर्तित रहता है, मतलब बदलता नहीं है। योग करने से मान लो जैसे हमें करना है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, यदि हमें इसे क्रम का बदल दीजिए तो बी वेक्टर लिख दो प्लस ए वेक्टर लिख दिया गया। क्या कर दिया गया? क्रम बदल दिया गया, लेकिन इसका परिमाण जो आएगा सेम ही आएगा, नहीं बदलेगा। आगे देखते हैं सहचर्य नियम, एसोसिएटिव लॉ। सहचर्य नियम। सहचर्य नियम क्या है? अदिश राशियाँ योग एवं गुणा के सहचर्य नियम का पालन करती है, अर्थात इनका समूह बदलने से परिणाम नहीं बदलता। अगला नंबर है अदिश राशियों को जोड़ना, घटाना, गुणा करना एवं भाग में राशियां समान होती हैं। चौथा नंबर है दिशा परिवर्तन करने से अदिश राशियों के मान में परिवर्तन नहीं होता, कोई परिवर्तन नहीं होता। दिशा बदलने से अदिश राशियों पर कोई परिवर्तन नहीं होता। सदिश राशियों के गुण देख लीजिए। सदिश राशियों के निम्नलिखित गुण होते हैं। कौन कौन से गुण होते हैं इसमें? पहला नंबर है क्रम विनिमय का नियम। सदिश राशियों के योग क्रम विनिमय नियम का पालन करती हैं। अब सहचर्य नियम देख लीजिए। सदिश का अदिश राशि से गुणा। किसी सदिश राशि में एक अदिश राशि का गुणा करने पर एक सदिश राशि प्राप्त होती है। यदि एक सदिश है और एक अदिश है, इनका गुणा करने से हमें क्या प्राप्त होता है? सदिश राशि प्राप्त होती है। मान लो ए वेक्टर ये क्या है? सदिश राशि है, और बी मान लो स्केलर है, इसमें डॉट वेक्टर लगा दिया गया, ये तो सदिश राशि हो गई। बी में वेक्टर नहीं लगा तो ये अदिश राशि है। इनका गुणा करने से हमें क्या प्राप्त होता है? सदिश राशि प्राप्त होती है। मान लो गुणा कराया गया, कुछ परिणाम निकला, मान लो सी निकला, तो ये क्या होगा? सदिश राशि होगा, सी वेक्टर रखेंगे। अगला पॉइंट है सदिश राशियों में गुणा। दो सदिशों का सदिश गुणनफल सदैव एक सदिश राशि होती है। मान लो एक ये वेक्टर है और एक बी वेक्टर है, इनका गुणा करने पर हमें क्या प्राप्त होगा? एक सदिश ही प्राप्त होगा। अगला नंबर है 5 नंबर, किसी अक्ष के परितः क्रियाशील सदिश को उसके ऊर्ध्वाधर एवं क्षैतिज घटकों में विभाजित किया जा सकता है। सदिश और अदिश राशियों में अंतर। डिफरेंस बिटवीन स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी। अदिश और सदिश राशियों में अंतर एक तरफ है। इस पहले देखते हैं अदिश राशि। अदिश राशि क्या है? इनमें केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, पीछे जो कि डिफिनेशन बता ही चुके हैं। और सदिश राशियों में परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है। आगे देखते हैं अदिश राशि की ओर देखते हैं। अदिश राशि में क्या है? इनको दो या दो से अधिक घटकों में विभाजित नहीं किया जा सकता। दो या दो से घटकों में अधिक नहीं विभाजित किया जा सकता। जबकि सदिश में देखते हैं, सदिश में क्या है? इनको दो या दो से अधिक घटकों में विभाजित किया जा सकता। अदिश में विभाजित नहीं किया जा सकता और इस सदिश में दो या दो से अधिक घटकों को विभाजित किया जा सकता है। प्रक्षेप संबंधी परिभाषाएं देखते हैं। प्रक्षेप का पथ देखते हैं सबसे पहले। पाथ ऑफ ए प्रोजेक्टाइल। यदि किसी वस्तु
को क्षैतिज से थीटा कोण बनाते हुए यू वेग से प्रक्षेपित किया जाता है तो प्रक्षेप का पथ सदैव कैसा होता है? परवलयाकार होता है। उड्डयन काल की डिफिनेशन देखते हैं। टाइम ऑफ फ्लाइट, वस्तु द्वारा अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचने में लिया गया समय और फिर उसी तल में लौटने में लिया गया कुल समय वस्तु का उड्डयन काल कहलाता है। परिभाषा से हमें कोई मतलब नहीं है, खासकर इससे इसका सूत्र बहुत इम्पोर्टेंट है। तो टी बराबर सूत्र होता है 2u sin थीटा अपान जी, 2u sin थीटा अपान जी। इससे न्यूमेरिकल पूछा जाता है। यदि इसमें पूछ लिया जाए कि अधिकतम उड्डयन काल, तो थीटा के स्थान पर क्या रख देंगे? 90 अंश रख देंगे। तो टी बराबर आ जाएगा 2u अपान जी आ जाएगा, अधिकतम उड्डयन काल हो जाएगा। प्रक्षेप की अधिकतम ऊंचाई देखते हैं। गति के दौरान प्राप्त अधिकतम ऊंचाई ए बी है। मान लो कोई ए बी ऊंचाई है। बिंदु ए पर ऊर्ध्वाधर वेग घटक शून्य होगा, अतः गति समीकरण। इससे कोई मतलब नहीं है, हमें डायरेक्ट सीधे सूत्र देखते हैं। एच बराबर सूत्र होता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपान 2g। हमें निकालना है मैक्सिमम, तो हमें निकालना है एच मैक्सिमम। तो एच मैक्सिमम तो क्या होगा? थीटा के स्थान पर क्या रख देंगे? 90 अंश। तो साइन थीटा का मान होता है कितना? 1 होता है। तो साइन थीटा का मान 1 हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर थीटा का मान 1, तो 1 रखेंगे नहीं, तो इसका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा यू स्क्वायर अपान 2g। ये हो गया एच मैक्सिमम। एच मैक्सिमम बराबर यू स्क्वायर अपान 2g। इसे भी याद रखना है, एच बराबर यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपान 2g। और यदि ऊंचाई केवल पूछा है तो इसे लगाएंगे, यदि एच मैक्सिमम निकालना पूछे तो इसे लगाएंगे। दोनों इम्पोर्टेंट हैं। प्रक्षेप के परास के बारे में जानते हैं। प्रक्षेप के परास आर रेंज, आर बराबर डायरेक्ट सूत्र क्या है? सूत्र देखते हैं यहाँ से। आर बराबर होता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपान जी। यदि आर मैक्सिमम पूछे तो क्या हो जाएगा? थीटा के स्थान पर क्या रखेंगे? 45 इसमें रखेंगे, क्योंकि साइन थीटा साइन 2 थीटा है, तो साइन 2 थीटा 45 रख देंगे तो 90 हो जाएगा। साइन 90 का मान 1 हो जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा आर मैक्सिमम बराबर निकलेगा यू स्क्वायर अपान जी, आर मैक्सिमम। और वैसे रेंज है आर बराबर यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपान जी। इससे क्वेश्चन पूछा जाता है कि रेंज मैक्सिमम होने पर थीटा का मान कितना होता है? तो थीटा का मान होता है 45 अंश। वेक्टर से संबंधित प्रैक्टिस करते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक वस्तु पूर्व की ओर 20 किलोमीटर प्रति घंटे के वेग से चलती है, फिर उत्तर की ओर 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है। परिणामी वेग हमें ज्ञात करना है। पहले पूर्व की ओर कितना चला? 20 किलोमीटर प्रति घंटा। फिर उत्तर की ओर 15। हमें निकालना है परिणामी। ये परिणामी को मान लीजिए आर, तो आर निकालना है तो आर बराबर लिखेंगे अंडर रूट 15 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर। तो यहाँ से आ जाएगा 15 का स्क्वायर आ जाएगा कितना? 225, और 20 का 20 शाम 400 हो जाएगा। दोनों को जोड़ेंगे कितना आएगा? 625। अंडर रूट के अंदर आएगा 625, तो अंडर रूट कितना निकलेगा? 25 का वर्गमूल होता है 625। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, 25 किलोमीटर प्रति घंटा। अगला क्वेश्चन है, दो सदिशों ए मान लो इसको, ए वेक्टर इसको मान लो तथा बी वेक्टर इसको के बीच कोण ज्ञात करना है। तो कोण के लिए सूत्र होता है कास थीटा बराबर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपान मैग्नीट्यूड ए वेक्टर इंटू मैग्नीट्यूड बी वेक्टर। तो यहाँ से पहले ए डॉट बी निकाल लीजिए। तो ए डॉट बी बराबर निकलेगा, यहाँ से निकलेगा 2 एकम 2 माइनस का 2 आ जाएगा, 3 दूनी 6 प्लस का 6 आ जाएगा, 4 एकम 4 माइनस का 4 आ जाएगा। तो यहाँ से 0 आ जाएगा। नीचे वाले निकालने की हमें आवश्यकता नहीं है, जब ऊपर ए डॉट बी वेक्टर निकल आया 0, तो कास थीटा बराबर 0 रख देंगे। तो 0 किसका मान होता है? पाई/2 90 का होता है। तो थीटा बराबर निकल आएगा 90 अंश। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 90 अंश। अगला क्वेश्चन है, कोणीय संवेग है अदिश, ध्रुवीय सदिश, अक्षीय सदिश एवं उपरोक्त में से कोई नहीं। तो कोणीय संवेग होता है हमारा अक्षीय सदिश, एन एक्सियल वेक्टर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। यदि ऑप्शन में अक्षीय सदिश नहीं है तो केवल सदिश होगा।
अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी राशि सदिश राशि है? दाब, पृष्ठ तनाव, जड़ता गुण, इनमें से कोई नहीं। तो सदिश राशि होती है हमारी पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन। अगला क्वेश्चन है, भिन्न भिन्न परिमाणों के न्यूनतम कितने समतली सदिशों का योग शून्य हो सकता है? तो समतली सदिशों का शून्य कितने पर हो सकता है? तो भिन्न भिन्न परिमाणों के लिए होता है 3। यदि असमतली होता तो असमतली के लिए 2 हो जाता। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 3। अगला क्वेश्चन है, 3 सदिश ए वेक्टर दिया गया है, बी वेक्टर दिया गया है, सी वेक्टर दिया गया है, बनाते हैं तो समबाहु त्रिभुज होगा, समद्विबाहु त्रिभुज, समकोण त्रिभुज होगा, यह कि इनमें से कोई नहीं। तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में क्या करेंगे, ए और बी और सी का मैग्नीट्यूड निकालेंगे। तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकलेगा, कितना निकलेगा, अंडर रूट के अंदर निकालेंगे। तो 3 त्रिका 9 प्लस 2 दूनी 4 प्लस 1 का 1 आ जाएगा। तो यहाँ से आएगा कितना, अंडर रूट 9 4 13, 13 1 14 आ जाएगा। अब बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालेंगे। तो बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकलेगा अंडर रूट कितना है 1, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9 प्लस 5 का स्क्वायर 25, इसको ऐड करेंगे तो कितना निकलेगा, 9 1 10, 10 25 35 आ जाएगा। तो अंडर रूट 35 रख देंगे। अब मैग्नीट्यूड सी वेक्टर का निकालेंगे। तो यहाँ से आ जाएगा 2 दूनी 4 प्लस 1 प्लस 16। तो इसको ऐड करिए तो 16 1 17, 17 4 21। तो यहाँ से अंडर रूट 21 आ जाएगा। तीनों को वर्ग कर दीजिए तो अंडर रूट हट जाएगा। अब दो संख्याओं को जोड़ दीजिए, कितना निकला था, पहले का 14 निकला था, फिर 21 निकला था। इसको ऐड करेंगे तो कितना निकलेगा, 35 निकलेगा। यदि दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा के बराबर आता है तो वो कौन सा त्रिभुज होता है, समकोण त्रिभुज होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी समकोण त्रिभुज होगा। यहाँ से क्या लिख देंगे, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर, ये समकोण त्रिभुज है। अगला क्वेश्चन है, पृष्ठ क्षेत्रफल है अदिश राशि, सदिश राशि, ना सदिश ना अदिश, सदिश व अदिश दोनों। तो पृष्ठ क्षेत्रफल हमेशा होता है वो सदिश राशि होता है। क्यों होता है, हमेशा लिखा रहता है, मान लो क्या चुंबकीय फ्लक्स फाई बराबर लिखा होता है बी ए लिखा रहता है, तो बी वेक्टर लिखा रहता है और ए वेक्टर लिखा रहता है। तो वेक्टर लगा है तो ये सदिश राशि है, इसलिए अदिश का भी ना लगाना, ये होता है हमेशा सदिश राशि। अगला क्वेश्चन है, सदिशों ए वेक्टर बराबर 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप तथा बी वेक्टर बराबर 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप के बीच कोण होगा। इस क्वेश्चन का जवाब आप सभी लोग कमेंट में करेंगे। सूत्र हम लिखे दे रहे हैं, कास थीटा बराबर होता है कोण निकालने के लिए ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपान मैग्नीट्यूड ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। तो इस फार्मूले से आप सभी लोग सॉल्व करेंगे और आंसर कमेंट करेंगे। अगला क्वेश्चन है, एक वस्तु गुरुत्वीय प्रभाव में स्वतंत्रतापूर्वक गिरना प्रारंभ करती है, स्वतंत्रतापूर्वक है, उसके द्वारा प्रथम द्वितीय तृतीय सेकंड में तय की गई दूरियों का अनुपात निकालना है। यदि स्वतंत्रतापूर्वक है या विरामावस्था है तो डायरेक्ट लिखेंगे एस प्रोपोर्शनल टू n माइनस 1। तो n के स्थान पर पहले 1 रखेंगे, फिर 2 रखेंगे, फिर 3 रखेंगे। 1 रखेंगे तो यहाँ से आ जाएगा कितना, 2 × 1 2 आ जाएगा, -1 है तो 1 बचेगा तो 1 रख देंगे, अनुपात का चिन्ह लगा देंगे। 2 रखना है तो 2 दूनी 4, 4 में 1 कम कर देंगे 3 आ जाएगा, अनुपात लगा देंगे। 3 रखना है, 3 दूनी 6, 6 में 1 कम कर देंगे 5 बचेगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा 1:3:5। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, त्वरण समय ग्राफ से घिरा क्षेत्रफल दर्शाता है, तय की गई दूरी, त्वरण में परिवर्तन, क्रियाशील बल, वेग में परिवर्तन। तो त्वरण की परिभाषा होती है ए बराबर वेग परिवर्तन डेल वी अपान डेल टी होता है। तो यहाँ से हमें निकालना है त्वरण और समय, तो त्वरण इंटू समय निकलेगा क्या, वेग परिवर्तन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा वेग में परिवर्तन, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, एक कण सरल रेखा में इस प्रकार गतिशील है कि इसके विस्थापन का समीकरण s बराबर t³ - 6t² प्लस 3t + 4 मीटर है। इस कण का वेग क्या होगा, वेग ज्ञात करना है जबकि त्वरण शून्य दिया हो।
तो सबसे पहले वेग निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, अवकलन करना पड़ता है। एक बार अवकलन करेंगे तो क्या निकलेगा, वेग निकलेगा। दो बार करेंगे तो त्वरण निकलेगा। तो सबसे पहले वेग निकाल लेंगे h बार, एक बार अवकलन करके। तो v बराबर आएगा 3t² माइनस, इससे यहाँ से आ जाएगा 12 आएगा, 12 6t, यहाँ से प्लस 3t लिखा है, 3t रख दीजिए। अब दोबारा अवकलन करेंगे तो क्या निकलेगा, इसी का दोबारा करेंगे तो त्वरण निकल आएगा। तो यहाँ से एक्सेलरेशन बराबर आ जाएगा, त्वरण ए बराबर आ जाएगा 3 दूनी 6t माइनस का 12, टी का 1 हो जाएगा, 3 का 0 हो जाएगा। अब 0 हो गया तुम्हारा क्या, एक्सेलरेशन, त्वरण हो गया। तो बराबर कर देंगे, 6t बराबर 12, तो t बराबर कितना आएगा, 2 आएगा। t के स्थान पर हमें इसमें क्या रखना है, 2 रख देंगे। तो यहाँ से आ जाएगा कितना, 2 रखेंगे, 2 का वर्ग करेंगे 4 आएगा, 4 का गुणा 3 के साथ 12 आ जाएगा, माइनस 12 का गुणा 2 के साथ 24 आ जाएगा, प्लस का 3 है, 3 रख दीजिए। 12 3 जुड़ जाएंगे, कितना आएगा, 12 3 15, 15 आया था। 15 में हमें 24 घटाना है, 24 बड़ा है माइनस वाला, तो माइनस का चिन्ह आएगा। 15 में 24 घटाओ, कितना आएगा, 9 आएगा। तो माइनस का 9 इसका राइट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु के लिए औसत वेग तथा औसत चाल के संख्यात्मक मानों का अनुपात सदैव इकाई होता है, इकाई अथवा इकाई से कम होता है, इकाई अथवा इकाई से अधिक होता है, इकाई से कम होता है। आप लोग केवल कुछ न याद रखिए, इतना याद रखिए, सदिश बटे अदिश, इतना याद रखना है। और इसके आगे क्या लिख देंगे, इज लेस देन इक्वल 1। यदि ऊपर सदिश लिखा है, नीचे अदिश लिखा है, इज लेस देन इक्वल 1 होगा तो वेग क्या है, हमारा सदिश राशि है, चाल अदिश है, तो वही चीज़ लिखी है। तो इसका मान क्या हो जाए, 1 के बराबर अथवा 1 से छोटा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, इकाई अथवा इकाई से कम। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, अधिकतम परास प्राप्त करने के लिए पिंड को प्रक्षेपित करना चाहिए। मतलब हमें कोण ज्ञात करना है, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 75 डिग्री, 90 डिग्री। तो अधिकतम परास के लिए सूत्र क्या बताया था, आर मैक्सिमम बताया गया था, कितना, u² अपान जी, यही बताया गया था कि नहीं बताया गया था। और थीटा का मान कितना रखा गया था, किसी को पता है, 45 अंश। सूत्र क्या होता है पूरा, u² साइन 2 थीटा अपान जी होता है। तो थीटा के स्थान पर क्या रखेंगे, 45 अंश। तो 2 थीटा होता है तो 90 होता है, 90 का मान 1 होता है, साइन 90 का मान। तो यहाँ पर क्या रखेंगे, थीटा का मान 45, वही हमें ज्ञात करना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 45 डिग्री। अगला क्वेश्चन है, प्रक्षेपण की अधिकतम ऊंचाई होती है यू प्रक्षेपण को, थीटा प्रक्षेपण कोण है, यू प्रक्षेपण वेग है और थीटा प्रक्षेपण कोण है। तो हमने सूत्र बताया था h बराबर u² साइन² थीटा अपान 2g बताया गया था। हमें निकालना है मैक्सिमम, तो थीटा के स्थान पर क्या रखा गया था, 90 अंश रखा गया था। तो साइन थीटा का मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना आ जाएगा, u² साइन² थीटा अपान 2g। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। यदि मैक्सिमम पूछता तो यहाँ 2g होता, तो इसका राइट आंसर हो जाता। इस क्वेश्चन में मैक्सिमम ऊंचाई नहीं पूछी गई, डायरेक्ट सूत्र पूछा गया, तो इसका डायरेक्ट सूत्र हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, कण का त्वरण परिवर्तित होता है जब वेग की दिशा परिवर्तित हो, वेग का परिमाण परिवर्तित हो, उपरोक्त दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। त्वरण तब परिवर्तित होता है जब वेग की दिशा और परिमाण दोनों परिवर्तित होते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दोनों परिवर्तित हों। अगला क्वेश्चन है, कोई पिंड तब तक त्वरित होता रहेगा जब तक कि इस पर परिणामी बल घटने लगे, वेग की दिशा परिवर्तित हो जाए, इस पर परिणामी बल शून्य हो जाए, परिणामी बल गति की दिशा के लंबवत हो जाए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इस पर परिणामी बल शून्य हो जाए। अगला क्वेश्चन है 41 नंबर, शून्य परिणामी उत्पन्न करने के लिए समान परिमाण के आवश्यक सदिशों की न्यूनतम संख्या होती है। समान परिमाण के लिए हो जाएगा 3 और असमान के लिए हो जाएगा 2। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
दो बलों का सदिश योग इनके सदिश का अंतर के लंबवत है। तो इस स्थिति में बल है परस्पर बराबर, परिमाण में परस्पर बराबर, परिमाण में परस्पर बराबर नहीं, कुछ निश्चित नहीं कह सकते। मान लो दो सदिशों का बल F1 और F2 है, तो F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर है, लंबवत है तो डॉट लगाते हैं, F1 माइनस F2 वेक्टर है। अब इसमें क्या करेंगे, दो डॉट लंबवत में जीरो होता है, बराबर जीरो कर देंगे, एक में माइनस लगा एक में प्लस लगा, तो क्या हो जाएगा F1 स्क्वायर माइनस F2 स्क्वायर बराबर जीरो होगा। दोनों को बराबर कर देंगे तो दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर हो जाएंगे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा कि दोनों बलों का परिमाण परस्पर बराबर होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, किसी सदिश का घटक होता है सदा इसके परिमाण से कम, सदा इसके परिमाण से अधिक, सदा इसके परिमाण के बराबर, उपरोक्त में से कोई नहीं। जो सदिश होता है ना इसके परिमाण और ना इस अधिक ना घटक किसी पर निर्भर नहीं करता। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है, शून्य परिणामी उत्पन्न करने के लिए असमान परिणाम के लिए सदिशों की न्यूनतम संख्या। पीछे वाला क्वेश्चन रिपीट हो गया, इसमें आसमान पूछ लिया गया, आसमान परिमाण के लिए कितना होगा 2 हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, यदि ए एवं बी दो सदिश हैं तो सही कथन है ए माइनस बी, बी माइनस ए प्लस बी प्लस ए क्रॉस बी क्रॉस ए, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ए प्लस बी या बी प्लस ए दोनों बराबर होते हैं। इसमें क्या है ए माइनस बी है और बराबर बी माइनस ए है, यदि पहले इसमें माइनस चिन्ह लगा होता तो दोनों ये भी सही हो जाता, इसलिए पहला गलत हो गया। इसमें क्या है ए क्रॉस बी बराबर बी क्रॉस ए, इसमें भी माइनस लगा होता तो ये भी सही होता, इसलिए ये भी गलत हो गया। उपरोक्त में से कोई नहीं, ये तो गलत है ही है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, एक पॉइज होता है किसके बराबर होता है 0.001 न्यूटन सेकंड प्रति मीटर स्क्वायर, 0.1 न्यूटन सेकंड प्रति मीटर स्क्वायर, 1 न्यूटन सेकंड प्रति मीटर स्क्वायर, 10 न्यूटन सेकंड प्रति मीटर स्क्वायर। तो एक पॉइज बराबर होता है 0.1 न्यूटन मीटर सेकंड प्रति मीटर स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 0.1 न्यूटन सेकंड प्रति मीटर स्क्वायर। अगला क्वेश्चन है, 1 नैनोमीटर किसके बराबर होता है, तो 1 नैनोमीटर बराबर होता है 10 की घात माइनस 10 मीटर के। तो इस ऑप्शन में ये नहीं है, कहीं भी है नहीं है, तो इसमें क्या लिखा है 10 की घात 9 मिलीमीटर, 10 की घात माइनस 7 मीटर, 10 की घात माइनस 7 सेंटीमीटर, 10 की घात माइनस 9 मीटर, सॉरी 1 नैनोमीटर बराबर 10 की घात माइनस 9 मीटर होता है। एक एंगस्ट्रॉम बराबर 10 की घात माइनस 10 मीटर होता है, नैनो में माइनस 9 होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, सेंटीमीटर में मत लगा देना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 10 की घात माइनस 7 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन है, पानी का घनत्व होता है 10 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब, 10 की घात 3 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब, 10 की घात 4 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब, 10 की घात 6 किलोमीटर प्रति मीटर क्यूब। तो पानी का घनत्व होता है 10 की घात 3 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। अगला क्वेश्चन है, एक परिमाण की त्रिज्या होती है लगभग 10 की घात माइनस 4 सेंटीमीटर, 10 की घात 8 सेंटीमीटर, 10 की घात माइनस 8 सेंटीमीटर, 10 की घात 10 सेंटीमीटर। जो परिमाण की त्रिज्या होती है वो एक एंगस्ट्रॉम के बराबर होती है। तो एक एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10 की घात माइनस 10 मीटर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये सेंटीमीटर में दिया गया है, ये नहीं होगा 10 की घात माइनस 10 सेंटीमीटर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 10 की घात माइनस 8 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन है, ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर प्रक्षेपित वस्तु के लिए वेग समय ग्राफ होगा परवलय, दीर्घवृत्त, अतिपरवलय, सरल रेखा। ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर परिवर्तित वेग समय ग्राफ होगा सरल रेखा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, किसी भवन के शिखर से दो अलग अलग द्रव्यमान के पत्थर एक समान साथ नीचे छोड़े जाते हैं तो छोटे पत्थर पृथ्वी से पहले टकराएगा,
बड़ा पत्थर पृथ्वी से पहले टकराएगा? दोनों पत्थर पृथ्वी पर साथ साथ पहुँचेंगे। कौन सा पत्थर पृथ्वी तल पर पहले पहुँचेगा या उनके संगठन पर निर्भर करता है? तो हमारा सूत्र होता है T बराबर √2h/g। तो T प्रोपोर्शनल होता है √h के। तो इस T हमें मास पर डिपेंड ही नहीं करता। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, दोनों पृथ्वी पर साथ साथ पहुँचेंगे। दोनों पत्थर पृथ्वी पर साथ साथ पहुँचेंगे। अगला क्वेश्चन है, गतिशील पिंड का त्वरण ज्ञात किया जा सकता है। वेग समय ग्राफ के बीच क्षेत्रफल से, दूरी समय ग्राफ के बीच क्षेत्रफल, वेग समय ग्राफ के ढाल से, दूरी समय ग्राफ के ढाल से। तो पिंड का त्वरण ज्ञात किया जा सकता है वेग समय ग्राफ के ढाल से। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। यदि आप लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना और क्लास को लाइक कर देना। क्लास को यहीं पर विराम देते हैं। अच्छे रहना, खुश रहना और हमेशा मुस्कुराते रहना।